नमस्कार, मैं निशान सिन्हा और आप देख रहे हैं सबलाइन न्यूज। आज आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने लगभग 2 दशक से सामाजिक कार्यों में एक्टिव हैं और फिल्म इंडस्ट्रीज में देश विदेश में अपना पैर जमाया, लेकिन अब अपने लोगों के बीच मंझौली पंचायत में मुखिया प्रतिनिधि के रूप में लोगों के बीच आए हैं। वेलकम है हमारे साथ सबलाइन न्यूज में। जी थैंक यू। ऐसे आपके माइंड में आया कि आप पंचायत में मुखिया उम्मीदवार बने? देखिए, यहाँ के हालात देखकर जो हालात मैंने देखा वो विचलित करने वाला हालात, मतलब इंसान को हैरान कर देने वाला। और ये मतलब एक बड़े शहर में ख़ास तौर से अगर आप रहे हुए हैं तो सडनली आपको एक ब्रेक मिले, ऐसे खड्डे का रोड और गली भी है तो गंदी गली है, और जो हालात हैं यहाँ पर कि हर कोई स्ट्रगल कर रहा है, हर क्षेत्र में कोई अपने घर यानी कॉलोनी के लिए स्ट्रगल कर रहा है, किसी का घर पानी से टूट चुका है, ध्वस्त हो चुका है। और मैंने तो ये भी देखा कि एक मोहल्ला है, एक टोला है इस पंचायत में जहाँ पर नाली का पानी उसके घर में जा रहा है। दूसरे एक बहुत स्ट्रगलिंग पर्सन का देखा, एक गरीब आदमी का, गरीब वर्ड बोलने में अच्छा नहीं लगता है क्योंकि इतने साल हो गए देश को आज़ाद होके, फिर भी हमारे यहाँ ऐसा मोहल्ला है जहाँ पर घर का एक कोना पूरा धंसा हुआ है, एक पूरा परिवार एक रूम में अपनी ज़िंदगी बिता रहा है, और वो भी ऐसे जैसे रोड नहीं बल्कि एक कच्ची सड़क है, कच्ची गली है मैं कह सकता हूँ। हो गया, एक तो बाइक से गया, कार से नहीं जा सकता था क्योंकि इतना ज़्यादा पानी बारिश के दिनों में नदियों में आ जाता है और कोई भी नदी पे पुल नहीं है। ख़ास तौर से मैं बात कर रहा हूँ मोहंडी हो चाहे उमान में, एक लाइन से एक ही नदी घूम के गुजरी है, और वहाँ पर क्षेत्र के इतने सारे लोग इतने सालों तक मुखिया रहे। लेकिन मुझे बोलते हुए बड़ा अफसोस लगता है क्योंकि उनको खुद उनकी अंदर की आत्मा नहीं कुछ सवाल करती है, तो मैं क्या सवाल करूं, लेकिन मैं घेरूंगा तो ज़रूर, और मैं घेर भी रहा हूं। तो जब मैं उस मोहल्ले में घुसा और मेरे लोग घुसे बाइक से, तो वहाँ पर यह हालत था कि बाइक से भी स्ट्रगल करके उन तक पहुँचे, और एक तरफ गली है और साथ साथ नाली है, और नाली का पानी उस महादलित टोला है जिसके अंदर वो गली का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि बद से बदतर हालात की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं, और आज के भारत में ये हाल है। तो ये तस्वीर मुझे बड़ा ही परेशान कर दी। और चूँकि मैं जैसे कि आप जानते हैं पिछले लॉकडाउन से यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना हुआ, तो उसमें ये हुआ कि कुछ लोगों ने मुझे बोला कि नहीं आप इस तरह के। इन द मीन टाइम मैंने मई में फर्स्ट वीक में मई के अंदर एक पूरे वार्ड में, फर्स्ट वार्ड से लेके 14 वार्ड तक, 14 वार्ड है पूरे पंचायत में, तो सारे वार्ड में हर घर हर गली नाली जितना भी होता है आसपास में, पूरे डोर टू डोर सब जगह पे हमने सैनिटाइज़ करवाया। और वो यही एक मौका था जब मैंने लोगों की समस्याओं को देखा अपनी नज़रों से और लोगों के दर्द को समझने की कोशिश किया, क्योंकि लोगों ने अपने दर्द को रोक नहीं पाए और बेबाक उन्होंने अपनी बात, अपनी समस्या रखी। फिर सेकंड राउंड में जब मैं घूमा तो एक नोटबुक लेके मैं नोटबुक पे सारे प्रॉब्लम्स लोगों के नोट डाउन करता गया। उसके बाद मैंने प्रशासनिक सपोर्ट लेने की बहुत कोशिश किया। इनफैक्ट कुछ दूसरे पंचायत में तो सपोर्ट मिला भी है, जैसे लोगों का घर ध्वस्त हो गया था तो उसके लिए डीएम साहब ने वहाँ पर मदद दिया है, उनको एक मुआवजा दिया है। लेकिन हमारे इस पंचायत में जब मैं उस लेवल तक पहुँचा तो टेक्निकल इशू आया कि ये काम आप, और बाकी काम तो आप कर लिया, आप ऑथराइज़ हैं एक सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे, लेकिन ये काम मुखिया के हाथों से गुजरेगा तभी ये काम होगा। तब मैं वहाँ पे रुक गया और लोगों से बोला कि बस आप थोड़ा सब्र और कीजिए, थोड़ी तकलीफ़ और बर्दाश्त कीजिए, कुछ महीने की बात है, चुनाव आएगा और आप लोग सहयोग कीजिए। अगर आपको नया भारत देखना है, नया पंचायत देखना है, नया इलाका देखना है और उन्नति चाहते हैं और अगली जनरेशन के सवाल का जवाब अगर आप देना चाहते हैं, तो आपको एक ऐसा प्रतिनिधि चुनना होगा जो एजुकेटेड हो, जिसकी समझ हो, जिसके अंदर जो पहुंच हो, इतनी पहुंच हो कम से कम कि ज़िला स्तर पे वो कोई भी काम आपका कर सके। उसके साथ साथ छोटे बड़े मेरे भाइयों ने, राहत ने, राजी गली ने, इन सब के माध्यम से, क्योंकि जो लोग मुझ तक डायरेक्ट होता है ना कि ये लोग कंटिन्यू यहाँ पे हैं, तो जो लोग मुझ पर डायरेक्ट नहीं मेरे तक पहुँच पाए, वो लोग ने इनको अप्रोच करके मुझ तक जब पहुँचे तो मैंने ये देखा कि उनका छोटा छोटा प्रॉब्लम है। किसी का कॉलोनी का एक इंस्टॉलमेंट आया है तो दूसरा इंस्टॉलमेंट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो चुने हुए लोग हैं वो उनके आड़े आ रहे हैं
वही तो ये जो फ्री स्कीम है, या मैं कह सकता हूँ कि जो नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है नल जल और हरियाली, वो हरियाली में भी बड़े लेवल पे मामला चल रहा है। वही लोग पेड़ पौधा लगा पा रहे हैं जो लोग, चाहे वो मुखिया से, चाहे वो ऐसे प्रतिनिधि से डायरेक्ट उनके लोग हैं, तो ही वो काम कर पा रहे हैं। या मैं कह सकता हूँ कि या तो करप्शन से उनको सामना उनका करना पड़ रहा है। उसके बाद आपको मैं बताऊँ, टंकी जो जल नल योजना बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है स्टेट गवर्नमेंट की, और प्रायोरिटी दिया है चीफ मिनिस्टर ने। लेकिन उसका भी मैंने अपनी नज़रों से देखा, सारे दस्तावेज़ भी मुझ तक आए हैं और उसका रिकॉर्ड भी है। मैं ऑन रिकॉर्ड भी ये बात कह रहा हूँ वैसे कि कहीं पे पिलर है तो टंकी नहीं है, और कहीं पर पानी का जो मामला है वो समरसेबल प्रॉपर होना चाहिए, वहाँ पर रिंग बोरिंग है। ये तो हो गया स्कीम की बात, लेकिन जो एक इंसान के लिए रोटी कपड़ा और मकान गवर्नमेंट अरेंज करती है, और वो भी पब्लिक के टैक्सेस से, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाया आज तक जो लोग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं। देखें, एक मिडिल क्लास इंसान तो सर्वाइव कर सकता है, लेकिन जो एक लोअर क्लास है, जो एक कॉलोनी पे डिपेंड है कि एक कॉलोनी मिलेगी, या मैंने देखा कई लोग की 4-4 5-5 भाई हैं और वो एक छोटे से घर में फैमिली के साथ रह रहे हैं। उनके पास मतलब समझ लें कि जिस तरीके से जानवर को एक रूम में बांध दिया जाता है, 10-15 जानवर होते हैं, उसी तरीके से इंसान भी जानवर की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हुआ। ये सब चीज़ें जो हैं वो मुझे देख के बड़ा ही सरप्राइजिंग लगा, क्योंकि अब मैं भी बहुत ज़माने से देश विदेश में ट्रैवल करता रहता हूँ, खुद रहा हुआ हूँ, तो वहाँ की एक मतलब अच्छी बेहतरीन ज़िंदगी लोगों को गुजारते हुए देखा है, और एक बेहतरीन खूबसूरत जगह को अपने सजा के लोग रखते हैं सरकार की मदद से। चाहे वो स्लम एरिया में भी रहते हैं तो बहुत अच्छी ज़िंदगी बिताते हैं, लेकिन यहाँ पर एक अच्छा खासा न ज़मीन की प्रॉब्लम, न किसी चीज़ की प्रॉब्लम, लेकिन सरकार की स्कीम को जनता तक पहुँचाने के लिए प्रतिनिधि ने ईमानदारी नहीं दिखाया। और मैं आपके एक सवाल का कई जवाब दे रहा हूँ कि साथ साथ मैंने ये भी देखा कि जिनके घर से 2-2 3-3 बार या मिनिमम एक बार भी चुन के आए हैं प्रतिनिधि, उन्होंने भी वही काम किया। मतलब ऐसा हो गया कि फ़ंड वापस जा रहा है। और मैं अगर नेबर पड़ोसी पंचायत की बात करूं तो वहाँ का डेवलपमेंट देखिए, और ये मंझौली पंचायत जो कि ये आदर्श पंचायत है, यहाँ पर ऐसा है कि सरकार के पास आप जो ब्लॉक है, डेवलपमेंट ऑफिस है, वहाँ पर आप जाके अपना स्कीम दीजिए, चाहे वो नरेगा हो, मनरेगा हो, बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से आप अनलिमिटेड काम कर सकते हैं। यहाँ पर लिमिट नहीं है। वो ज़माना नहीं है कि 30-35 साल पहले ऐसा होता था कि एक लिमिट होती थी, लेकिन आज नीतीश कुमार के राज में, ये स्टेट में, ख़ासतौर से बिहार राज्य स्टेट में, ये जो आदर्श पंचायत होते हैं, आदर्श पंचायत का मतलब ही होता है कि कोई भी स्कीम आप ले गए और जेन्युइन है तो उसको उनको करना है अप्रूवल। लेकिन यहाँ पर ये है कि वो वहाँ तक वही स्कीम कर रहे हैं जहाँ पर उनका वोट बैंक है, जिसको वो अपना पॉकेट बैंक मानते हैं। उनके ब्रिक सोलिंग करा रहे हैं रातों रात, उनकी गलियाँ बनवा रहे हैं रातों रात, और अपने आप को बस अपने इलेक्शन को कैसे जीतना है उसके ऊपर पूरा फोकस उनका। जनता चाहे ज़िंदा रहे या मर जाए। आप दूसरे कंट्रीज़ में जाइए, वहाँ के प्रेसिडेंट को देखिए, उनसे और पब्लिक डायरेक्ट सवाल करती है रोड पे। यहाँ पर एक छोटे से प्रतिनिधि से अगर सवाल करती है तो वो मतलब बौखला जाता है, क्योंकि सवाल आप क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, पब्लिक सर्वेंट, चाहे पॉलिटिकल लोग हों, चाहे अधिकारी हों, ऑफिसर्स हों, सब पब्लिक सर्वेंट होते हैं, और उनको अपना काम पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, ऐसा ये मेरा मानना है। और यहाँ ये अति पिछड़ा या जितना भी आप कह सकते हैं बैकवर्ड पंचायत बन के रह गया है। इमामगंज ब्लॉक में 17 यानी 17 पंचायत है, और उनमें से ये कुछ लिमिटेड आई थिंक 4 पंचायत आदर्श पंचायत हैं, उनमें से एक ये आदर्श पंचायत है, लेकिन ये पंचायत कहीं से भी नहीं लगता है कि आदर्श पंचायत है। तो ये तस्वीर को बदलने की दिमाग में एक टारगेट हुआ, एक चैलेंज बना है, और उसी को लेकर लोगों ने, जो यहाँ के कुछ सामाजिक, पॉलिटिकल और एक्टिव लोग थे, उन्होंने मुझे अपना प्रतिनिधि यहाँ के लिए बनाया। और अभी समय है चुनाव में, लेकिन ये ज़रूर है कि मैं जो एजेंडा लेके आया हूँ उसको पूरा करूँगा। पिछले लॉकडाउन से लेकर ये लॉकडाउन तक, महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक, आपने 84 मजदूरों को घर पहुंचाने का काम हो या राशन देने की बात हो, कैसे आप इतना सब कुछ कर पाए? देखिए, एक टीम होती है, हम लोगों की नेशनल लेवल पे टीम थी, और टीम में भी क्या है कि बहुत सारे ऐसे सोशल एक्टिविस्ट हैं
जैसे विनय दुबे हों या और ऐसे कई सारे मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, और कई सारे डोनर फिल्म इंडस्ट्री के हैं या मीडिया से कई सारे रिलेटेड हैं लोग, और कुछ पॉलिटिकल लोग हैं जो हम लोग जो भी सोनू सूद हैं, ऐसे कई नाम हैं। लेकिन मुद्दे की बात तो ये है कि अगर आप किसी को मदद करने की नियत रखते हैं तो कहीं ना कहीं से ज़रिया बन जाता है। हमारे वहाँ पर मतलब बॉम्बे के अंदर ख़ास तौर से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था कि बहुत सारे म्यूजिशियन थे, बहुत सारे ऐसे टेक्नीशियन थे जो पर डे पे काम करते थे, लेकिन जब 4 महीना 6 महीना गुजरा तो उनके यहाँ खाने के लिए राशन नहीं था। अब ऐसी स्थिति में हम लोगों ने एक दूसरे के कांटेक्ट को तैयार किया और उन लोगों को कॉल किया कि भाई ये इंडस्ट्री के लोग हैं। जो एसोसिएशन ने भी कुछ, सलमान खान ने बहुत लोगों की मदद किया, और वो इस तरह से मदद किया कि उन्होंने एसोसिएशन में, सिंटा में, सिने आर्टिस्ट एसोसिएशन में डायरेक्ट पैसा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जो भी तुम्हारे मेंबर हैं, यानी कि सिने आर्टिस्ट के या आप कह सकते हैं डायरेक्टर एसोसिएशन के जो मेंबर्स हैं, उनका आप आधार कार्ड, उनका पासबुक और पैन कार्ड मंगाओ, हमारे लोग उनके अकाउंट में डायरेक्ट मदद करेंगे। और उन्होंने किया भी ऐसा काम। मतलब करोड़ों रुपया उन्होंने लोगों की मदद में डाला, डायरेक्ट लोगों के अकाउंट में, डायरेक्ट लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफ़र करने का काम किया। उसी तरीके से कई ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े जिनको मैंने कहा कि भाई हम लोगों को कैश नहीं चाहिए, आप ऐसा कीजिए, आप आ जाइए स्टोर पे और वहाँ पर हम लोग किट तैयार करवाते हैं और डायरेक्ट आप पेमेंट स्टोर वाले को दें, यानी राशन की दुकान वाले को दें। उसमें एक किट होता था जिसके अंदर राइस यानी चावल, दाल, साबुन, तेल, चना, नमक, फिर चाय पत्ती और शैम्पू, इतने का हम लोग प्रॉपर किट बनवा के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया। जो आज इस चैनल पे भी आप सर्च करेंगे तो वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए हम लोगों का न्यूज़ सबलाइन न्यूज़ पे चला है। और इस तरीके से लोगों को जो बहुत परेशान थे उनको एक राहत मिली। कई महीनों तक हम लोगों ने इस तरह का काम किया जो लॉकडाउन का दरमियान था। उसके बाद हम लोगों ने जो रेलवे मिनिस्टर थे उनको चिट्ठी लिखा है एसोसिएशन की तरफ से भी, और सोशल जो हम लोगों का एनजीओ है उसके माध्यम से भी रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखा। उन्होंने का जो मज़दूर के लिए ट्रेन शुरू किया मुंबई से, जो बिहार के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, जो ख़ास तौर से बड़ा तबका शहर में, ख़ास तौर से मुंबई में लेबर क्लास का होता है, उनके लिए फ्री ट्रेन शुरू हुई। लेकिन हम लोगों ने अपने कांटेक्ट के ज़रिए लोगों तक खबर व्हाट्सएप और फेसबुक के ज़रिए और भी मौत पब्लिसिटी करके ये मैसेज दिया कि आप वीटी स्टेशन पे पहुँचे, वहाँ से ट्रेन छूटेगी यहाँ के लिए, लाइक पटना के लिए, दरभंगा के लिए, फिर आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ के लिए, गोरखपुर के लिए। इस तरीके से लोग वहाँ से प्रवासी मजदूर जो पैदल और साइकिल से चले थे, आप लोगों के सामने तस्वीर आई होगी किस तरह से लोगों ने संघर्ष किया शहर से गाँव तक आने के लिए। कितने लोग अपनी जान गंवा दी, कितने तो मतलब आप कहें इलाहाबाद में अगर उस दौरान जाते तो ऑटो रिक्शे से मुंबई के जगह भर गई थी। फूलपुर एक जगह है इलाहाबाद के अंदर, वहाँ पर तो एक कॉलोनी में मैंने खुद जब मैं वहाँ से ट्रैवल कर रहा था तो देखा कि बहुत सारे MH नंबर के ऑटो रिक्शा पड़े हुए हैं और टैक्सीज़ पड़ी हुई हैं। तो सब लोग वहाँ से ऑटो से, बाइक से, साइकिल से निकल पड़े थे। उसमें बच्चे और जो ओल्ड एज थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना किया। उनमें से बहुत लोगों की जानें गई, एक्सीडेंट हो गए, कुछ का तो कुछ हादसा हो गया, बहुत सारा मैटर हुआ। लेकिन जो लोग ट्रेन से निकले वो अपनी जगह पे पहुँचे। तो यही एक तरीका था। और जो हमारे पॉलिटिकल अप्रोच थे, क्योंकि मैं कॉलेज के दिनों से ही सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे छात्र सचिव और ये सब बनता रहा और लोगों के लिए मदद करता रहा, तो पॉलिटिकल एक्टिविटी उसी दौरान से शुरू हुई और आज तक चल रही है। तो नेशनल और फॉरेन में भी मैं रहा, तो वहाँ के इंडियन एम्बेसडर जो होते हैं उनसे हम लोगों का कांटेक्ट रहता था कि कोई भी इंडियन को किसी तरह की ज़रूरत पड़ी या हेल्प चाहिए था तो उनके माध्यम से हम लोग उन इंडियंस को हेल्प देते थे। अभी मैं आपको बात कर लूँ तो जो आप दूसरी बात कहा कि कैसे मैनेज करते, तो मैनेज करने के लिए कोई तीर खोपचा नहीं चाहिए होता है। मेन है आपकी सोच, आपके दिल में वो जज्बा होना चाहिए। तो हम लोगों ने एक इंसानियत के नाते लोगों की वहाँ से लेके यहाँ तक मदद करने की कोशिश किया और आगे भी ये सिलसिला जारी रहेगा। आज भी अगर मेरे यहाँ पर के मामले में कुछ होता है तो मेरे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो कुछ NGOs चल रहे हैं या पॉलिटिकल कनेक्शन है, उसका जहाँ पर मुझसे ज़्यादा होता है तो मैं उन लोगों की मदद लेता हूँ और लोगों का काम कराता हूँ। मकसद होता है लोगों का मदद हो, जो जिस मसले में, जिस प्रॉब्लम में अटका हुआ है वहाँ से उसको राहत मिले। और यही सोच के साथ हम लोग आगे भी काम करते रहेंगे जब तक मेरी ज़िंदगी है। रही बात मंझौली पंचायत की, तो मंझौली पंचायत में तो अभी मेरा ये टारगेट है कि मंझौली पंचायत में कम से कम 15 से 20 बेड का एयर कंडीशन फुल्ली फर्निश्ड हॉस्पिटल हो, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, और कम से कम
पंचायत तो पंचायत है, वैसे तो मैं पंचायत को टारगेट में रखे हूँ कि पंचायत के लिए, लेकिन पंचायत के बाहर के लिए लोग भी आए हैं तो उनको मदद पहुँचे। फिर मैं बात करूँ तो पिछले आप ही के इंटरव्यू में मैंने बोला था कि एक एम्बुलेंस 24 घंटे यहाँ पर रहे, ऐसा रहे जो कभी भी कोई भी किसी भी घर से कहीं से भी कॉल करे तो उसको एम्बुलेंस की सहायता मिले। आप यकीन मानिए या आप खुद जान रहे हैं इस बात को कि उसको वो न्यूज़ को मेरी देख के लोग मेरे जानने वाले इतने इम्प्रेस हुए और उस न्यूज़ के का रिज़ल्ट ये हुआ कि हमारे पंचायत में तो अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया है, लेकिन उससे इंस्पिरेशन मिली लोगों को। युवा लड़के मेरे कांटेक्ट के हैं कोठी के, जिन्होंने 5, 7, 8 लड़कों ने मिल के आपस में पैसे जमा किए और एक एम्बुलेंस आप देखेंगे तो कोठी बाज़ार पे खड़ा हुआ है। तो अगर आप अच्छा सोचिएगा तो अच्छा बोलिएगा, और अच्छा बोलिएगा तो कोई ना कोई आपकी, चाहे वो नकल करे या इंस्पिरेशन हो, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी है कि जनता का भला होता है इस काम से, जनता को फ़ायदा उसका पहुंचता। आप कोठी जाइए तो 24 घंटे का एम्बुलेंस खड़ा हुआ है, कोई भी उसकी मदद ले सकता है। उसी तरीके से मैं वार्ड क्लिनिक बनाना चाहता हूँ, उसी तरीके से हर जगह जो 3-4 जगह कब्रिस्तान है उसकी बाउंड्री प्रॉपर कराना चाहता हूँ। फिर साथ में ही मैं चाहता हूँ कि आज तक किसी MP MLA ने, जबकि इस विधानसभा का सेकंड टाइम पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी यहाँ से विधायक हैं, लेकिन उनके दिमाग में भी ये बात नहीं आई, जबकि वो स्टेट कुछ ही महीनों के लिए, लेकिन उन्होंने पूरे स्टेट को चलाया है। लेकिन अपनी जाति कहते हैं जात, लेकिन कोई ज़ात नहीं। ऐसे लोगों की जो पॉलिटिकल, जो प्योर पॉलिटिकल इंसान होता है उसकी कोई ज़ात नहीं होती है। वो सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए और अपनी ज़ात को या अपने लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उनका मिसयूज़ करते हैं। लेकिन इन लोगों के भी ये समझ में नहीं आया कि ये इतना अति पिछड़ा एरिया है, पहाड़ी पठारी एरिया है, यहाँ से सिंचाई मंत्री भी बन के आए हैं। और मैंने खुद एप्लीकेशन उनके हाथ में दिया जब पहली बार वो मंत्री बने कि ये हमारे इलाके में ये नहर का और इस तरीके का पानी का स्रोत करना चाहिए, और वो सब मैं फॉलोअप में हूँ, देखते हैं करते हैं या नहीं करते। लेकिन मैं, और ये न्यूज़ की लिंक भी मैं उनके साथ शेयर करूँगा कि अगर वो करेंगे तो हमारे क्षेत्र के सभी लोग बड़े आभारी होंगे और उनको प्राउड फील होगा कि चलो मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी ने अगर कुछ नहीं किया तो उनके बेटे मंत्री बनते ने संतोष जी ने बहुत कुछ किया। यानी किसान के लिए सिंचाई के ऊपर अगर काम कर देंगे वो तो बहुत बड़ी बात होगी। और ख़ास तौर से ऐसी ज़मीन जो यूज़ नहीं होती है, ऐसी पानी बहता है उसमें कोई खेती नहीं होती है, उस पर कोई बहुत सारी स्कीम है लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, क्योंकि जो हमारे लोकल प्रतिनिधि हैं उस पर ध्यान नहीं दे रहे। ख़ास तौर से मैं आपको बात कर रहा था कि कब्रिस्तान की बाउंड्री, तो कब्रिस्तान की बाउंड्री तो एक मुद्दा है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा और देखा कि जो छठ पूजा के लिए लोग इधर उधर जाते हैं, खुली नदी में जाते हैं, उनके लिए मेरा टारगेट है कि छठ के लिए छठ पूजा का घाट बनाएं। उसके बाद जब मृत्यु होती है हिंदू समाज के किसी भी सीनियर जूनियर, किसी की भी मौत तो किसी की भी होती है, तो उनके लिए शमशान घाट का कोई निर्माण नहीं, कहीं पर भी नहीं है। अगर आप देखेंगे तो दोनों बाजू से, दोनों तरफ से नदी है। एक भलवाही की तरफ से गुजर रही नदी, दूसरी तरफ से आप मंझौली से जो नदी गुजरती है वो जिरवातरी और इधर उमान होते हुए तेलवारी से वो आगे बढ़ जाती है। लेकिन मैं अगर सिर्फ पंचायत की बात करूं तो 2 नदी 2 तरफ से बह रही है और बीच में पंचायत है और दूसरी तरफ भी थोड़ा सा आगे तक पंचायत है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि किसी को ये जागरूकता नहीं है कि कम से कम ज़िंदगी में इंसान को रहने के लिए घर चाहिए, तो मरने के बाद भी एक जगह तो हो अस्थाई तरीके से, जहाँ पर वहाँ पर शमशान घाट हो, जहाँ पर जलाने का काम किया जाए, उनको विद रिस्पेक्ट आखिरी विदाई दिया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी व्यवस्था बनाने का टारगेट है। और जो लोग अब तक कॉलोनी घर जो इतना बड़ा स्कीम है जिनको नहीं मिला है, उनको ज़ीरो करप्शन में, यानी बिना किसी रिश्वत के उनको घर मिले, BPL से प्रॉपर उनका फ़ायदा हो, क्योंकि स्कीम तो गवर्नमेंट की है लेकिन उन तक पहुंचाने का काम नहीं किया जा रहा। शिक्षा की बात करें मैं तो शिक्षा में भी वही हाल है, एक कॉलेज भी पंचायत में नहीं है। तो ये कॉलेज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इसके ऊपर जब तक लोग काम नहीं करेंगे विकास किसी का भी नहीं होगा, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी बढ़ेंगे, और जब आप शिक्षित होंगे तभी आपका एरिया और ख़ुद आप भी विकसित होंगे। ऐसे नारे के साथ मैं लोगों को, अपने यंगस्टर को, जो युवा है उसको मोटिवेट करता हूँ, क्योंकि आप अगर पढ़ लिया है तो उनको सही ट्रैक नहीं मिल रहा है कि वो अगर कोई ऐसी तैयारी करें किसी कंपटीशन की, तो उसमें भी उनको कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा है। ये भी नहीं मिल रहा है कि हमारे पंचायत की मैं बात करूं तो ऐसे लड़के हैं जो बिहार लेवल पे उन्होंने 9वें नंबर लाया है टॉप करने में। IITN हमारे पंचायत से है, CRPF में है, फिर पुलिस में है, और इंजीनियर तो बेतहाशा हैं, डॉक्टर्स हैं, हर तरह के बच्चे यहाँ से निकल के जा रहे हैं। लेकिन वो कह सकते हैं ना कि अपने स्ट्रगल और अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स पे, लेकिन अगर उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक गाइडेंस मिले प्रॉपर, तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब पंचायत और स्टेट के लिए नहीं बल्कि देश के लिए काम कर सकते हैं। कोई भी अगर बॉर्डर पे एक सिपाही खड़ा है आपके पंचायत
का, तो आप पंचायत के लिए नहीं खड़ा, वो देश के लिए खड़ा है। तो देश के हित में भी होगा और लोगों का उससे भरोसा बढ़ेगा एजुकेशन पे। और इसकी ये सारी हमारे पूरा एक प्लान है, लंबा मेमोरेंडम है जो मैं लेकर आया हूँ और लोगों तक अपनी बात रख रहा हूँ कि देखिए ये ज़रूरी है, तभी आपका डेवलपमेंट होगा। ऐसे आप मंझौली पंचायत में दिग्गज लोगों का सामना करेंगे और पूंजीपति जो इसमें बड़े बड़े घराने के लोग खड़े हैं और उन लोगों का आप सामना करेंगे। देखिए चुनाव या सोशल वर्क पूंजीपति या पूंजी से या घराने से नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिक्स किसी की कहते हैं ना बपौती नहीं होती है। उनका कोई घराना ऐसा कोई मैंडेटरी संविधान में नहीं है कि आप अगर एमपी हैं या एमएलए हैं या मुखिया हैं तो आपका बेटा भी हो, आपका पोता भी हो, ऐसा कोई कहीं पर संविधान में नहीं लिखा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको 5 साल जनता ने दिया और अगर 5 साल में आपने काम किया होता तो अगला 5 साल रिपीट होता। अगला 5 साल रिपीट नहीं हुआ, इसका मतलब है कि आपकी सेवा पूरी तरह से चरमरा गई, आप उस सेवा में फेल हो गए। तो असल में आपके अंदर ज़रा सा भी खुददारी होती तो आप दोबारा खड़े ही नहीं होते, लेकिन आप बहुत बार पीछे खड़े हो चुके हैं और आपको हार का मुंह देखना पड़ा है। और उसके बाद भी आप कहते हैं ना कि पटखनी पहलवान ने पटक दिया, फिर भी आप खड़े हो रहे हैं धूल झाड़ के कि नहीं जी मैं तो फिर लड़ूंगा। वो तो बेगैरती वाली लड़ाई हो गई। लेकिन मुझे किसी बड़े घराने और ना पूंजीपति से कोई पर्सनली न डर है और न भय है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मौत हर इंसान की ज़िंदगी में एक बार आती है, जो पैदा हुआ उसको मरना भी है। लेकिन यहाँ पर जनता की अदालत है, जनता ही फैसला करती है कि वो किसको अपना प्रतिनिधि बनाए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जनता प्रतिनिधि चुनने में गलती कर जाती है और वही वजह है जो कई बार अच्छे लोगों को भी अपनी बात रखने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। लेकिन अंत भला तो सब भला, जनता है वो सब जानती है, उनको बताने की ज़रूरत होती है। हमारे पंचायत में घराना, तो बात सही आपने कहा कि घराने की बात तो होती है कि किसी का एक आदमी मुखिया बना तो अब वो लगातार 3 बार 4 बार एकदम खड़े हैं कई साल से। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो लगातार हार रहे हैं फिर भी खड़े हैं और उन्होंने वचन लिया है, जो भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कसम खाया कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ तब तक लड़ता रहूँगा, चाहे मैं हारता ही रहूँ लेकिन नॉमिनेशन करूँगा। तो पॉलिटिक्स या किसी की सेवा का जो नीयत होती है वो ज़िद से नहीं होती है। अगर आपको एक बार कहीं आप गए, आपने किसी से सपोर्ट मांगा, नहीं दिया, तो आप वापस हो जाइए। अगर एक बार भी चलिए फेल हो गए तो एक बार चांस ले लीजिए। ये नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी का वचन ले लें, कसम खा लें कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ पंचायत में खड़ा रहूँगा, चाहे मैं हारूँ तो हारूँ, किसी का वोट बर्बाद करूँ तो करूँ, किसी के इमोशन से खेलूँ तो खेलूँ। ये सब ज़िद है और इससे किसी को कुछ हासिल, ख़ास तौर से ऐसे उम्मीदवार को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। रही बात मेरी, तो मैं मुद्दों के साथ, मैं एक नई रोशनी के साथ, मैं 25 साल के नेशनल और इंटरनेशनल देश और विदेश के एक्सपीरियंस को लेकर एक छोटे से पंचायत में आया हूँ जिसकी तस्वीर अब तक नहीं बदली कई सालों से, मतलब 2 दशक 3 दशक से भी ज़्यादा हो गया। जो तस्वीर है पीछे तो है, इसको मुझे बदलना है। और जो सरकार ने इस पंचायत को आदर्श पंचायत का खिताब दिया है, डेजिग्नेशन दिया है, पोजीशन दिया है, मुझे उसको रियल में आदर्श पंचायत बनवाना है। और आदर्श पंचायत के साथ साथ जो यहाँ की जनता है वो कई समाज से एक पंचायत बना हुआ है, उन सब समाज के, हर समाज के लोगों को बराबरी हिस्सेदारी के साथ उनको बराबर का हक देना है और दिलवाना। तो मैं उन लोगों की आवाज़ बनना चाहता हूं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी संघर्ष किया और बदले में ना उनको घर मिला, ना उनको पानी मिला, ना उनको राशन मिला, ना उनको रोज़गार मिला, ना उनको गली मिली, ना उनको नाली मिली, ना ही उनको वो रिस्पेक्ट मिली। तो मैं उन सब लोगों की आवाज़ और उनकी ताकत बनने की कोशिश करूँगा और वही चाहत के साथ मैं आया हूँ। बस आप लोगों की दुआ और आशीर्वाद की ज़रूरत है। थैंक यू। सबलाइन न्यूज़ के दर्शकों, अगर आपने अभी तक सबलाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपने बेल आइकन का बटन अभी तक आपने नहीं दबाया है तो बेल आइकन का बटन दबाएं। और हमारे ये जो चैनल है ये अभी इसके ऊपर नया ऐड आ रहा है और प्लीज़ ऐड को आप लोग स्किप ना करें, ऐड को चलने दें ताकि स्पॉन्सर को भी फ़ायदा इससे मिले। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहें सबलाइन न्यूज़ साथ। धन्यवाद।